चलिए, सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। एक लोग कोई कंफर्म कीजिए कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। यस सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम। हम लोगों ने कल तक देखा, प्रोजेक्ट में भी थोड़ा सा बनाया था कि कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट में बना रहा था, मैचिंग कॉलम का प्रोजेक्ट, तो वो आधे घंटे के बाद सीखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एरे, कल हम लोगों ने एरे पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। कि इनम्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियंस क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं लिखते चलूंगा, छोटे थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस करूंगा। मेन फोकस मेरा प्रोग्रामिंग पे होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग सिखाना काम है कि आप प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। क्योंकि आप अगर जानते हैं यूज करना प्रोग्रामिंग में, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूनियन को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा भी थ्योरी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको कहेंगे स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में। तो एक लाइन मैं लिख रहा हूँ, उसको फिर पहले लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। द स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हम लोगों ने दो डेटा टाइप्स पढ़ा था, एक जो हमें लाइब्रेरी के थ्रू मिल रहा था, और ये जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे हमें जितना ज्यादा कमांड होगा, उतना ज्यादा हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। दैट इज अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, वो तो अंडरस्टूड है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। कहेंगे कि अगर हमें सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहला जो होगा आंसर मेरा कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। जो स्ट्रक्चर है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स किसको कहते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको यूजर, जिसको एक प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है डेटा टाइप्स को, जो वो लाइब्रेरी में पहले से नहीं मिला हुआ है, उसको हम लोग खुद से डिफाइन कर उसका फंक्शनैलिटी, उसका प्रोग्राम अगर खुद से करते हैं, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, मतलब एक प्रोग्रामर जो डिफाइन कर रहा है डेटा टाइप्स को, तो उसको अगर कैटेगरीज किया जाएगा तो स्ट्रक्चर उसके कैटेगरी में आता है। और इसका क्या काम है, तो यहां लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे हमारा जो कंटिन्यूअस मेमोरी या लोकेशन एरे था, वो सेम टाइप ऑफ डेटा को कंबाइन करने का काम आ रहा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जो हमारा एरे था वो सेम टाइप ऑफ डेटा को कंबाइन करने का काम कर रहा था। मतलब कि अगर सेम टाइप, अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप ऑफ के लिए अलग एरे, फ्लोट है तो फ्लोट के लिए अलग एरे। तो ऐसे एरे बनाने के लिए कल हम लोगों ने सीखा था कि सेम टाइप ऑफ डेटा को अगर रखना है तो उसको एरे में रखेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अगर आप कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें आपको उस कंपनी में काम करने वालों का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका सैलरी क्या है, ये बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए दिया जाएगा। तो डेटाबेस जो बनाने के लिए दिया जाएगा, तो उसको आप एरे में नहीं स्टोर कर सकते हैं। कि अगर सिर्फ मैं बताया था कि अगर मार्क्स स्टोर करना, सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, तो उसको एरे में स्टोर करेंगे। लेकिन अगर ये सारा कुछ, अगर स्ट्रक्चर है, अगर उसको उस डेटा में स्टोर करवाना है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को अगर एक साथ स्टोर करवाना है, तो हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। कि स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया गया है सी प्लस प्लस में, और उसको बताएंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को अगर डिफाइन करना है तो वो स्ट्रक्चर में होगा। बस इतना ही लाइन है स्ट्रक्चर के अंदर, थ्योरी इतना ही था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जिसको यूजर डिफाइन करता है। और इसका काम क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को अगर हमें कंबाइन करना है, एक साथ रखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को, तो उसको हम स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे। अब एग्जांपल से जैसे मैं समझाया कि अगर सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसकी मैथ्स की मार्क्स अगर सेम टाइप ऑफ डेटा है, जैसे इंटीजर डेटा या फ्लोट डेटा है, कोई भी डेटा अगर सेम टाइप्स किया तो उसको तो एरे बनाकर हम लोग रख लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डेटा, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी के जो एचआर है उसने बताया कि एक डेटाबेस बनाओ
और वहां पे उसका एम्प्लॉय का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका जितनी सैलरी है, ये सारा कुछ देकर एक डेटाबेस बना। तो उस वक्त हमें एरे में हम लोग नहीं बनाएंगे, उस वक्त हम स्ट्रक्चर एक डिफाइन करेंगे और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को यूज कर कर हम लोग अपने से यूजर जो होंगे वो डिफाइन करेंगे डेटा टाइप्स को और उसको यूज कर कर अपने प्रोग्राम बनाएंगे और जिसमें डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये मेनली प्रोग्राम यही होता है कि सबसे ज्यादा इसका यूज वही डेटाबेस में यूज होता है स्ट्रक्चर का, या तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये करता है कि जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है, मेन पर्पस हमारा है कि सब कुछ आज का जो जनरेशन है, आज का जो सब कुछ जो है वो डेटा पे काम होता है। जितना ज्यादा हम डेटा को जितना ज्यादा डेटा को हैंडल करना हम सीखते हैं, उतना ज्यादा हम एक बेस्ट प्रोग्रामर एक अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं फ्यूचर में भी, या आज भी प्रोग्रामिंग में, या कुछ भी आगे भी फ्यूचर में आगे बढ़ना है। तो यही होता है कि स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर हमको एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कंबाइन करने का काम करता है। बस इतना ही थ्योरी था स्ट्रक्चर में। अब इसका मैं प्रोग्राम सिखाता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ। अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया कि स्ट्रक्चर क्या करता है, तो डिफरेंस से मैं बताया कि एरे का काम था सेम टाइप ऑफ डेटा को रखने के लिए, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रखना है तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ, एक लाइन था आप ये लिख लीजिए थ्योरी के लिए, और विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं और स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना है तो कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया और वहां से मैं सबसे पहले हमारा जो काम रहता है फाइल में जाकर न्यू फाइल, और न्यू फाइल में जाकर इसको मैं सेव एज कर दिया। सेव एज किया, डेस्कटॉप पे सेव किया, C++ बैच 2 आपका बैच 2 है, इसमें जाकर मैं सेव करता हूँ। इसमें जाकर सेव कर दिया और इसका जो आज का हमारा प्रोग्राम नंबर है, प्रोग्राम का नाम लिख दिया प्रोग्राम, और प्रोग्राम जो है हमारा वो 35 है, 35.cpp एक्सटेंशन देकर सेव कर दिया। ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करवाना। स्ट्रक्चर का ज्यादा यूज हम एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करवाने में करते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई डेटाबेस तैयार करना है, तो मैं एक एम्प्लॉय का सिंपल उसका सैलरी करूंगा, उसका एम्प्लॉय आईडी करूंगा, उसका कोई फेवरेट लेटर दे देता हूँ, उसका फेवरेट लेटर के है, या कोई भी फेवरेट लेटर है, वो फेवरेट लेटर को वो हमेशा यूज करता है। तो ये एक डेटा को स्टोर करवाने के लिए मैं स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूँ, जिसको मैं डिफाइन करूंगा, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होगा। खुद से डेटा टाइप्स बनाएंगे, इसमें हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, कोई भी लाइब्रेरी में जो बनाया गया उसका यूज नहीं करेंगे, खुद से डेटा टाइप्स करेंगे और खुद से डेटा को हैंडल करेंगे, खुद से डेटा को यूज करेंगे। ये मैं आज सिखा रहा। तो ध्यान से सीखिएगा कि कैसे स्ट्रक्चर प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हेडर फाइल आएगा ही, तो हेडर फाइल मैं लगा दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। हेडर फाइल लगा दिया है, साथ साथ प्रोग्राम करते जाइए। अगर किसी को कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तुरंत से अनम्यूट करके पूछेगा। include IO stream में हेडर फाइल लगा दिया। उसके बाद वही 2 लाइन लिखना, वो तो सारा में होगा, यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। और उसके बाद इस बार मैं इंट मेन से पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो इंट मेन से पहले डिक्लेयर करा जाता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए है स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए है स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड डिक्लेयर करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम मैं रखता हूं एम्प्लॉय, उसका नाम दे देंगे एम्प्लॉय, उसका नाम दे दिया। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्ट्रक्ट में क्या क्या रखना, तो जैसे मैं इंट में रखता हूं एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें एम्प्लॉय आईडी रखना चाहता हूं, एम्प्लॉय आईडी रखा। जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी कुछ था तो वो एम्प्लॉय आईडी में रखा, उसके इंट में डेटा टाइप्स देकर उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी रखा। और उसके बाद मैं रखता हूँ कैरेक्टर में, बताया था कि कैरेक्टर में एक फेवरेट कैरेक्टर है, उसका एक फेवरेट लेटर है जो वो रखना चाहता हूँ, तो फेवरेट लेटर रखा। नाम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी बनाकर, फेवरेट लेटर बनाकर, सैलरी बनाकर मैं डेटा को स्टोर करवा रहा हूँ, आप कुछ भी यूज करेंगे। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाकर कोड अंदर कुछ भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा कोड सिखाते आ रहा हूँ, कुछ भी कोड जो भी दिल में है वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं अभी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज कर आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज करता है। और फ्लोट में मैं रखा सैलरी। अब ऐसा नहीं करेंगे कि सैलरी फ्लोट में है और उसको इंटीजर में स्टोर करवाना, तो ये नहीं। डेटा टाइप्स में पहले बता चुका हूँ, अगर फ्लोट का डेटा टाइप्स है तो फ्लोट को ही स्टोर करवाएंगे, अगर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है तो इंटीजर में स्टोर करवाएंगे। और सैलरी रखा और उसके बाद बस ये ब्लॉक का काम खत्म।
और उसके बाद फिर अब यहाँ से इंट मेन स्टार्ट होगा, यहाँ से मेन ब्लॉक स्टार्ट होगा, जहां से प्रोग्रामर सबसे पहले जो कर्सर होगा मेन ब्लॉक चलेगा, उसके बाद ऊपर में ढूंढेगा। इसलिए स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना, सबसे पहले डिक्लेयर कर लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद मेन में प्रोग्राम लिखेंगे, मेन ब्लॉक का प्रोग्राम चलेगा। अभी तो मैं प्रोग्राम लिखते जा रहा हूँ, समझाते भी जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा कि कैसे होगा। अब इसके बाद मैं स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्ट कीवर्ड को अब मेन ब्लॉक में यूज कर रहा हूँ और इसके बाद जो भी जिस नाम से मैंने स्ट्रक्चर में प्रोग्राम बनाया था उसका लिख दूंगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम से मैं बनाया था उस नाम से, और एम्प्लॉय का डेटा अब स्टोर करवा रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रखा मैं राम, पहला एम्प्लॉय था उसका मैं नाम रखा राम। और उसके बाद फिर अगर मुझे राम की सारी डेटा स्टोर करवाना है तो मैं लिखूंगा राम डॉट एम्प्लॉय आईडी। अगर मुझे आईडी का डेटा स्टोर करवाना, जितना भी यहाँ पे बनाएंगे कैरेक्टर में आईडी, फेवरेट लेटर, सैलरी, एज, एड्रेस, जो भी बनाएंगे, तो अगर डेटा स्टोर करवाना है तो जिस नाम से डेटा रहेगा उसका डॉट एम्प्लॉय आईडी, डॉट सैलरी, डॉट फेवरेट लेटर, डॉट एज, डॉट एड्रेस, जो इससे भी डेटा स्टोर करवाना है वो लिखेंगे और इक्वल टू सिंबल लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी में लिखता इसका 001, इसका एम्प्लॉय आईडी 001 है। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ राम डॉट, इसका फेवरेट लेटर जो है, फेवरेट लेटर अब जो ऊपर यूज किया था वैसे यूज करेंगे, फेवरेट लेटर, राम का फेवरेट लेटर मैं लिखता हूँ। और इसका जो फेवरेट लेटर है, मान कर चलता हूँ मैं, राम का फेवरेट लेटर के है या राम का फेवरेट लेटर आर है, वो अपना फर्स्ट लेटर से फेवरेट लेटर है, वो हमेशा किसी भी चीज को अगर पासवर्ड देता है या कुछ भी देता है तो उसका आर है, उसको आर रखेंगे। और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा राम का सैलरी, राम डॉट सैलरी। अगर जो भी लिखना है, जो भी लिखना वो डॉट लगाकर उसके बाद जो भी उसका उसके अंदर जो डेटा स्टोर करवाना है वो लिखेंगे। और राम का सैलरी मानकर चलिए आपकी 50,000 है, राम का सैलरी 50,000 है। बस इतना लाइन लिखने का मतलब डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। अब स्ट्रक्ट कीवर्ड में एम्प्लॉय नाम का राम, एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना, उसमें राम जाकर स्टोर हुआ और राम का डेटा मैं स्टोर करवाया। आप कितना भी डेटा यहाँ मोहन, कोसवान, जितना डेटा स्टोर करवाना है बस इसके अंदर लिखते जाना है। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी, फेवरेट लेटर और सैलरी के लिए दिखा रहा हूँ, आप कितने भी डेटा को उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं अब इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना है कंसोल पे, तो सी आउट फंक्शन है हमारा। सी आउट के अंदर मैं लिख देता हूं एक लाइन कि द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ। इसके अंदर जानते हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं तो वो जो कंपाइलर होता है उसको स्किप कर वैसे ही प्रिंट करता है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम डॉट एम्प्लॉय आईडी, राम का एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले हमें प्रिंट करवाना है, तो जो प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे राम डॉट एम्प्लॉय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर। और मैं यहाँ पे इंड एल लगा दे रहा हूँ न्यू लाइन के लिए, अगर न्यू लाइन में चाहिए तो न्यू लाइन के लिए इंड एल लगाया। फिर उसके बाद मुझे उसकी फेवरेट लेटर प्रिंट करवाना है, राम का फेवरेट लेटर क्या है, तो वही फिर से काम सी आउट लगाया, डबल ब्रैकेट्स लगाया, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ, वही कि द वैल्यू ऑफ इस बार मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं कि राम का फेवरेट लेटर, तो मैं फिर वही लिखता हूं द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, और एक एक स्पेस दे देता हूं जिससे मतलब कि उसके आगे का थोड़ा पता चले कि आगे क्या है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि राम डॉट फेवरेट लेटर, जो राम का फेवरेट लेटर है वो मुझे प्रिंट करवाना है, तो राम का फेवरेट लेटर प्रिंट करवाया। और उसके बाद इंड एल लगा दिया न्यू लाइन के लिए, इंड एल लगा दिया न्यू लाइन के लिए, अगर न्यू लाइन में मुझे प्रिंट करवाना है तो इसलिए न्यू लाइन में लगाया। और एक और में मुझे प्रिंट करवाना था उसका सैलरी, तो फिर से लिखेंगे सी आउट, सी आउट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ लिखा और द वैल्यू ऑफ लिखा। और यहाँ पे मैं इसका सैलरी प्रिंट कराना, तो बस लिखना है राम डॉट सैलरी, राम डॉट सैलरी लिखेंगे और उसके बाद इंड एल लगा देंगे न्यू लाइन के लिए, तो वो न्यू लाइन में चला जाएगा कर्सर हमारा। ये हम लोग मैनिपुलेटर यूज करना पहले से जानते थे। बस इतना प्रोग्राम लिखने के बाद रिटर्न 0, अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0 होगा, रिटर्न 0 कर सेव कर देंगे। ये मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिखकर रन करवा कर दिखाता हूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन प्रोग्राम समझाऊंगा। बस इतना प्रोग्राम
जैसे ही लिखा स्ट्रक्ट किया, स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स बन गया। स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, तो वो स्ट्रक्चर जाकर सबसे पहले क्या कहता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आज हम लोग बनाना सीख रहे हैं। पहले हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके सारा बना रहे थे, आज से हमारा है कि यूजर के द्वारा हम खुद से बना रही है। स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय नाम का कोई भी डेटा टाइप्स उसके लाइब्रेरी में नहीं बनाया गया था, लेकिन हम खुद से बना रहे हैं और खुद से डेटा को यूज भी कर रहे हैं, उसको हैंडल भी कर रहे हैं। तो मैं आज स्ट्रक्चर आपको से सिखा रहा हूँ। उसके बाद पहले सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर मैं लाइन बाय लाइन को प्रोग्राम को समझाऊंगा कि वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं जो हम लोगों ने प्रोग्राम से आउटपुट मांगा था। यहाँ पे कुछ आ रहा है, राम डॉट सैलरी द वैल्यू ऑफ सी आउट में उसने कह रहा है कि सैलरी में लिखा राम और उसका फेवरेट लेटर आर था, राम डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखा। और ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, चलो फिर से सेव करते रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है, इससे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। देखिए कहता है लाइन नंबर 60 में, सी आउट में द वैल्यू ऑफ राम डॉट सैलरी। 16 लाइन में 16th लाइन में सी आउट के बाद वो सी आउट के बाद देखिए ब्रैकेट छूट गया है। छूट गया है। जहां भी छूटेगा तो वो हमको यही समझ में आएगा, हम लोग एरर से समझेंगे कि क्या क्या एरर है। तो सी आउट में ब्रैकेट छूट गया तो ये एरर बता रहा है। अब जैसे ही इसको फिर से रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा और एरर नहीं बताएगा। उसके बाद अगर प्रोग्राम रन करेगा तो देखिए द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी क्या था, तो उसका 1 एम्प्लॉय आईडी था। द वैल्यू ऑफ उसका फेवरेट लेटर क्या था, राम का, तो आर था। द वैल्यू ऑफ उसके बाद सैलरी क्या था, तो 50,000 था। तो ये हम स्ट्रक्चर कीवर्ड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा से यूज कर स्टोर करवाना सीखा है और ये आउटपुट भी हमारा आ गया जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे थे। अब मैं कट करता हूँ और फिर से प्रोग्राम को समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर कीवर्ड क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, उसको एक प्रोग्रामर बनाता है। ये लाइब्रेरी फंक्शन के साथ नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अगर हमें कोई डेटाबेस, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और डेटाबेस बनाना है, जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी सैलरी, अगर एक साथ स्टोर करवाना है, एक डेटाबेस तैयार करना है। अगर कोई कहेगा कि प्रोग्राम के थ्रू एक डेटाबेस तैयार कर तुम मुझे दो, तो उस समय हम स्ट्रक्चर कीवर्ड स्ट्रक्चर यूज करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेस को तैयार करके, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ तैयार करके और प्रोग्राम के थ्रू बनाकर उसे दे देंगे कि ये हमारा है। तो जैसे मैं अभी एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक राम नाम का एम्प्लॉय है, कितना भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। एक राम नाम का एम्प्लॉय था, उसका एम्प्लॉय आईडी 1 था और उसका फेवरेट लेटर आर था। मतलब वो पासवर्ड वासवर्ड में सब जगह आर आर यूज करता था, तो उसका फेवरेट लेटर आर है, हमेशा आर से यूज कर रहा है। राम, उसका सैलरी जो है 50,000 था। ये प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाया स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के थ्रू। तो सबसे पहला लाइन जो था वो बताता है कि हमारा हेडर फाइल है। हेडर फाइल हम लोग लिखना जानते ही थे, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। नेम स्पेस पैकेज के अंदर स्टडी नाम का एक फंक्शन है, उसको सी आउट के बाहर बार बार लिखने के चलते ये फंक्शन यूज किए। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, अब यहां से हम स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाना सीख रहे हैं लाइन नंबर 3 से। लेकिन प्रोग्राम अगर मैं इंट मेन के पहले लिखा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पहला शुरू होना चलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंट मेन ही चलता है। अगर प्रोग्राम में जहां इंट मेन होगा, पहले हैश इनपुट आईओ स्ट्रीम में जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी में हमारा कर्सर जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 3 चलना शुरू नहीं हो जाएगा, वो जाएगा इंट मेन में। इंट मेन ढूंढेगा प्रोग्राम में जहां होगा, उसके बाद वो लाइन नंबर जहां जहां जरूरत पड़ेगा उसके बाद वो कॉल करेगा। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय जैसे आया तब वो स्ट्रक्ट कीवर्ड में इंट मेन में पहले जाएगा कर्सर, उसके बाद स्ट्रक्ट जैसी सर्च करेगा, स्ट्रक्ट आया तो लाइन नंबर इधर नहीं चलेगा, फिर वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में जाएगा। और उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे राम है तो वहां पे टेबल का नाम एम्प्लॉय हटाकर उसमें राम स्टोर करवाएगा। उसके बाद राम डॉट एम्प्लॉय आईडी आएगा तो फिर वो प्रोग्राम फिर से लाइन नंबर 5 में जाएगा और इंट में कहता है कि एम्प्लॉय आईडी में इंट नाम का मतलब इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है और उसमें जाकर 1 स्टोर करेगा। मतलब ऐसे प्रोग्राम रन करा, ये नहीं समझेगा कि लाइन नंबर 1 चला, 2 चला, 3 4 5 6 ऐसे लगातार चल रहा है। वैसे कभी नहीं चलता प्रोग्राम। जहां भी प्रोग्राम में इंट मेन होता है सबसे पहले उसके जो डिफाइंड लाइब्रेरी में वो कीवर्ड्स चलने के बाद, उस पैकेजेस चलने के बाद सबसे पहले कर्सर जो होता है, कंपाइलर जो होता है, वो मेन ढूंढता है कि मेन कहां से शुरू हो रहा है और उसके अंदर जाकर वो प्रोग्राम को ढूंढता है, उसके बाद वहां से चलता है। तो मैं बता रहा था कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया और उसने एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया जिसके अंदर ये सारे डेटा को उसके एम्प्लॉय आईडी, फेवरेट लेटर और सैलरी को स्टोर करने के लिए सिखाया। तो मैं एक एम्प्लॉय नाम का सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड को अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड रखेंगे ही। और एम्प्लॉय में नाम बताया उस टेबल का, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं।
राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम होगा वो भी नाम उसको एम्प्लॉय का नाम रखेंगे और ये चलाएंगे। उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉय के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किया कि मुझे क्या क्या चाहिए था। उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, तो एम्प्लॉय आईडी याद रखें कि एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा होगा, वो फ्लोट नहीं आएगा कि एम्प्लॉय आईडी किसी का नहीं होगा 001.111 001.222 ऐसा पॉइंट में तो एम्प्लॉय आईडी नॉर्मल होता ही नहीं है। मतलब कि वो एक डेटाबेस अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आउटपुट हमको वही चाहना है जो हम प्रोग्राम क्या करता है। जो कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो उसका काम है बस हमारे काम को इजी करना, हमारे कैलकुलेशन को इजी करना। ये नहीं है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा है और वो हमको आउटपुट अपने मन से देना लगेगा। हम उसको कहते हैं आम ढूंढो वो सेव ढूंढ कर दिखाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो हम पहले आउटपुट में चाहेंगे, जो हम चाहते हैं, उसी को हमारे काम को इजी करने के लिए हमारा प्रोग्राम है। कि प्रोग्राम हमारे जैसे कैलकुलेट करने के लिए मैं सिखाया था कि अगर मुझे चावल से कंकड़ हटाना है, तो कंकड़ हटाने के लिए अगर मैं प्रोग्राम के थ्रू लगा रहा हूं तो वो कंकड़ देखेगा कि इसका शेप एंड साइज चावल के साइज से अलग है, हटा देगा। वो अगर वो मैनुअली करेंगे, अगर मैनुअली थोड़ा सा चावल है तो मैनुअली करना आसान है। अगर बहुत चावल है, 4-5 बोरी कोई चावल दे दिया, कहा कंकड़ हटाओ इससे, तो महीनों लग जाएंगे हटाने में। वही अगर मैं प्रोग्राम के थ्रू मशीन बना दूंगा, उसमें प्रोग्राम लगा दूंगा C++ का और बता दूंगा कि इसमें ये जो चावल का डायमेंशन इतना है और कंकड़ का डायमेंशन इतना है, तो जो इतना डायमेंशन वाला आएगा उसको इस बैग में डालो और जो इतना बड़ा वाला डायमेंशन आएगा वो इस बैग में आओ। तो वो ऐसे चेंज कर देगा और वो हमारा काम को इजी कर देगा। जो हमको 1 महीना 2 महीना में कंकड़ को इजी करना लग रहा था, वो हम 1 घंटे 2 घंटे में इजी कर लेंगे एक C++ के प्रोग्राम के थ्रू। तो वही मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम हमारा वही काम करेगा जो हम उससे डिजायर्ड आउटपुट पहले हम जानते हैं लेकिन हमारे काम को इजी कर रहा है। तो उसके बाद मैं बताया कि स्ट्रक्ट कीवर्ड बनाएंगे, कुछ भी नाम देकर उस कीवर्ड को बनाएंगे और उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो डेटा टाइप्स चाहिए, जो जो डिजायर्ड आउटपुट है, तो जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज किया, फेवरेट लेटर जो था उसका फेवरेट लेटर RMSTUV कुछ भी था A to Z, तो उसके लिए कैरेक्टर यूज किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सैलरी जानता हूँ कि सैलरी किसी का फ्लोट में भी हो सकता है, 50,000 नया यूज किया, किसी का 22,500 हो सकता है, किसी का 22.50 हो सकता है कि तो ऐसा वो सैलरी जितना भी होगा उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज किया। तो ये डेटा टाइप्स जानना जरूरी है, इसलिए मैं जब डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था तो उस समय आपको सारा बताया था कि डेटा टाइप्स किस समय यूज होगा, कैसे यूज होगा। ये हम डिक्लेयर करने के बाद इंट मेन में आते हैं। मेन में हमारा क्या होता है, फंक्शन का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट के अंदर अब मैं यहाँ पे डेटा को हैंडल करना सिखा रहा हूँ कि जो हमने डेटा ऊपर बनाया, एम्प्लॉय आईडी, फेवरेट लेटर, सैलरी, तो डेटा कैसे उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो स्टोर करवाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया स्टोर करवाने के लिए। और जो भी टेबल का नाम था, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय दिया, आपके अंदर अगर आएगा कि नहीं मुझे टेबल का नाम अपने कंपनी से नाम से देना, आप कंपनी नाम के दीजिए टेबल, तो मैं उसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर पहला डेटा स्टोर करवाना सिखाया कि पहला डेटा मैं राम उसके अंदर स्टोर करवा रहा हूं। राम जैसी स्टोर करवाया तो क्या हुआ, एक कंपाइलर एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर जो पहला डेटा था उसके अंदर राम जाकर स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद अब जैसे हमें उसके अंदर की टेबल को फॉर्म फिल करना है, जैसे राम की एम्प्लॉय आईडी, फेवरेट लेटर, सैलरी, एड्रेस, एज, ये सारा कुछ फिल करवाने के लिए क्या होता है कि जो टेबल का नाम है, जैसे टेबल का नाम मैं यहाँ पे राम रखा था तो राम डॉट एम्प्लॉय आईडी और उसमें जो 001 था उसका पहला एम्प्लॉय आईडी डॉट दिया। अगर मुझे उसकी फेवरेट लेटर स्टोर करवानी तो राम डॉट फेवरेट लेटर, उसी तरह मैं यहाँ पे मोहन बना दिया, कॉमा देकर मोहन बनाया, तो मोहन डॉट एम्प्लॉय आईडी, मोहन डॉट फेवरेट लेटर, मोहन डॉट सैलरी, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे और वो डेटा स्टोर होते चला जाएगा। तो मैं बताया कि राम डॉट एम्प्लॉय आईडी में जाकर 001 करो, तो कंपाइलर जैसे ही मैं लिखा राम डॉट एम्प्लॉय आईडी तो तुरंत कर्सर गया एम्प्लॉय आईडी में, चेंज किया, उसका वैल्यू कर दिया 01 है और उसमें जाकर कहता है कि राम के अंदर एम्प्लॉय आईडी में जाकर 001 करके फिर रुका रहा। फिर जैसे दूसरा लाइन किया कि राम डॉट फेवरेट लेटर, तो उसके फेवरेट लेटर गया वहां पे जाकर R स्टोर कर दिया। तो ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, सबसे पहले लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर लाइन नंबर 5 चल रहा है, उसके बाद जैसे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय राम आया तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 चल रहा है, उसके बाद फिर स्ट्रक्ट वाले में लाइन नंबर 3 पे जा रहा है और वो सारा डेटा फिलअप कर रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि मेन में प्रोग्राम सबसे पहले चलता है, उसके बाद भी जो भी डिफाइन हुआ रहता है, मेन ब्लॉक के बाहर डिफाइन रहे, मेन ब्लॉक के ऊपर डिफाइन रहे, मेन ब्लॉक के नीचे डिफाइन रहे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले मेन का प्रोग्राम चलता है। तो मेन का प्रोग्राम चला और उसमें जाकर राम स्टोर करवा दिया, राम स्टोर करवाया, एम्प्लॉय आईडी का 001 था, 001 जाकर स्टोर करवाया। तो ये डेटा स्टोर कराने का तरीका है कि उसका नाम दो, जो भी टेबल का नाम है, और
जो जिस टेबल में स्टोर कराना है वो लिखो और जो वैल्यू लगाना है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगा दो। तो वही मैं एम्प्लॉय आईडी में मुझे स्टोर करवाना था राम की, तो राम डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखा और 001 जाकर उसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर राम का फेवरेट लेटर आर था, तो मैं राम डॉट फेवरेट लेटर आर लिखा और राम डॉट सैलरी में उसका सैलरी जो था वो 50,000 था, तो 50,000 उसका सैलरी लिखा। ये सारा चीज स्टोर हो गया। अगर मैं इसे कमेंट में कर देता हूँ, इतना चीज को कमेंट में कर देता हूँ, तो फिर भी हमारा एरर नहीं आएगा। इतना चीज को कमेंट में अगर मैं कर दे रहा हूँ, इतना चीज को कमेंट कर सेव कर अगर मैं रन करवाता हूँ तो एरर नहीं आएगा, लेकिन हमें कुछ आउटपुट भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ आउटपुट भी नहीं दिखेगा। देखिए इतना चीज को मैं अगर कमेंट में कर सेव कर दे रहा हूँ, इतना चीज को कमेंट में कर दिया, सेव कर दिया, या अगर बीच बीच में कभी कभी एरर आता है तो आपको ये समझिएगा कि वो C++ के जो विजुअल स्टूडियो उसमें कुछ बग्स है, इसके चलते ये एरर आता है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको स्टोर करवा दिया तो देखिए कुछ एरर नहीं आया, कुछ भी एरर नहीं आया। इसको मैं कमेंट में कर दिया तो इसको कंपाइलर नहीं पढ़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका कुछ एरर नहीं आया, लेकिन कुछ हमें दिखा भी नहीं, क्योंकि दिखने का काम क्या करता है, सी आउट फंक्शन जब तक काम नहीं लगाएंगे तब तक वो हमें कंसोल पे नहीं दिखेगा। तो ये देखिए कुछ भी, ये सारा कुछ प्रोग्राम चलकर कर्सर यहाँ पर रुक रहा है, क्योंकि हमने कंसोल पे प्रिंट करवाने का प्रोग्राम चलाया ही नहीं। इसीलिए ये होता है कि इतना बन जाने के बाद हमारा टेबल सारा कुछ बन गया, मेमोरी बन गया है, टेबल बन गया है, राम नाम का मेमोरी बन गया, उसका एम्प्लॉय आईडी बन गया, लेकिन हमें कब दिखेगा उसके लिए सी आउट फंक्शन है। सी आउट फंक्शन मैं यूज करना बताया था कि अगर सी आउट फंक्शन जो होता है वो दिखने का, दिखाने का काम करता है, कंसोल पे हमको वो प्रिंट करवाता है। तो कंसोल पे अगर हमें प्रिंट करवाना राम की एम्प्लॉय आईडी, तो लिखेंगे द सी आउट में द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर मैं बताया था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो वैसे ही प्रिंट होता है, और राम डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो राम की एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रही थी, राम डॉट एम्प्लॉय आईडी लिख रहा था तो राम की एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हो रही थी। राम इसको सेव करना होगा, मैंने सेव नहीं किया था, सेव कर रन करेंगे, नहीं तो ये पिछला ही प्रोग्राम चलेगा। सेव कर रन करेंगे तो राम की एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो राम की एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होगी। देखिए राम की एम्प्लॉय आईडी जैसे ही मैं राम डॉट ईआईडी लिखा तो उसके कहा कि द वैल्यू ऑफ राम की एम्प्लॉय आईडी की जो वैल्यू थी 1 थी। उसके बाद मैंने लिखा राम डॉट फेवरेट लेटर, इसका राम का फेवरेट लेटर कौन था, तो लिखा द वैल्यू ऑफ राम की फेवरेट लेटर जो था वो आर था। फिर उसके बाद फिर मैं लिखा कि राम का सैलरी क्या था, तो राम डॉट सैलरी मुझे चाहिए था, तो लिखा राम का सैलरी था वो 50,000 का, और रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल कंपाइलेशन हुआ और ये ब्रैकेट्स बंद हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये मैं सिखाया। कि अगर किसी को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये सारा कुछ मैं सिखाया हूँ स्ट्रक्चर कीवर्ड के थ्रू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर कीवर्ड क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा आएगा यूनियन। आज हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके पहले हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके डेटा को हैंडल कर रहे थे, कैसे डेटा को हैंडल करते हैं। तो अगर किसी को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर का यूज करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ में आया कि स्ट्रक्चर कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, कैसे डेटा को हैंडल करेंगे, बस लाइन नंबर 3 लिखने से वो स्ट्रक्चर बन गया, और ये डेटा को हैंडलिंग है कि डेटा हैंडल कैसे करते हैं। तो ये इधर का 4 लाइन और उधर का 3 लाइन, ये 7 लाइन जैसी समझ गए, मतलब कि आप प्रोग्राम में स्ट्रक्चर से अपने डेटा को हैंडल करना, अपने एक डेटाबेस तैयार करना सीख चुके हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो आप पीछे आपके पास 2 मिनट का समय है, मैं इस प्रोग्राम को फिर से समझा दूंगा, और नहीं अगर आ गया समझ में तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनियन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अदिति, दिनेश कुमार, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजीत राज। यस सर। ओके, तो चलिए हम लोग, ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर समझ लिए। अब इसके बाद फिर से मैं अब यूनियन के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। नोटपैड पे आ गया, थोड़ा सा बताऊंगा यूनियन के बारे में थ्योरी, और उसके बाद समझाऊंगा कि यूनियन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। अब मैं है यूनियन इन C++, वो अंडरस्टूड है कि C++ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यूनियन के बारे में एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद समझेंगे कि यूनियन आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर। यूनियन जो है वो स्ट्रक्चर से सिमिलर है, लेकिन बट दे प्रोवाइड बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। यूनियन का काम ही है सिर्फ मेमोरी मैनेज करना, मैनेजमेंट देन स्ट्रक्चर। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं अभी सिखाऊंगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है।
यूनियन जो है, यूनियन का काम भी स्ट्रक्चर के जैसा ही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है ये भी, और इसको भी वही काम है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करवाना, लेकिन ये मेमोरी मैनेज कर देता है। स्ट्रक्चर में मैं अभी दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, कि जैसे मैं स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, तो जैसे स्ट्रक्चर लिखा तो इसके लिए मान कर चलिए अगर 4 बाइट मेमोरी बनता है, इसके लिए 4 बाइट मेमोरी बनता है, इसके लिए 4 बाइट का मेमोरी बनता है, तो 4 4 8 4 12 बाइट का टोटल मेमोरी स्पेस लेता है। लेकिन अगर हम वही प्रोग्राम को यूनियन में लिखेंगे तो वो सिर्फ एक डेटा, जिस डेटा को कॉल करेंगे उसके लिए मेमोरी बनाएगा, बाकी के लिए मेमोरी छोड़ देगा। तो यूनियन से ये हमारा फायदा है कि अगर हम कोई ऐसे प्रोग्राम पे काम करें जिसको हमको मेमोरी की कैपेसिटी को ध्यान रखना है, मेमोरी हमको इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोग्राम हम यूनियन में लिखेंगे। तो यूनियन क्या है, यूनियन का काम वही सिमिलर स्ट्रक्चर के जैसा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करवाना का है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, ये एक काम बढ़ जाता है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट सिखाता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट डेटा को मेमोरी मैनेज कर देता है। और एक लाइन और होता है इसमें मैं बता देता हूं कि यूनियन यूज शेयर्ड मेमोरी। यूनियन जो होता है वो शेयर्ड मेमोरी यूज होता है, सो ओनली वन वेरिएबल कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। यूनियन जो होता है वो शेयर्ड मेमोरी यूज करता है और इसलिए एक वेरिएबल एक बार यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यूनियन में जो डेटा हम स्टोर करेंगे, तो इसमें ये बात भी सही है कि यूनियन का जरूरत कब पड़ा, जब देखे उन्होंने बहुत सारा मेमोरी बन गया, स्ट्रक्चर से हमने मेमोरी डेटाबेस में बना दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास 5 लाख एम्प्लॉय थे और स्ट्रक्चर से बनाया 5 लाख मेमोरी खत्म हो गया। लेकिन हमें 5 लाख में से 200 एम्प्लॉय थे जिसको हमें सिर्फ डेटा उसका चाहिए था, लेकिन स्टोर तो मुझे करवाना है 5 लाख एम्प्लॉय, लेकिन 200 एम्प्लॉय को जो है जो बार बार काम कर रहे हैं उनके डेटा के साथ हमको हैंडल करना है। तो उस समय हमें यूनियन का जरूरत पड़ा कि हमें सिर्फ 200 एम्प्लॉय का जो वेरिएबल है, 200 एम्प्लॉय का जो डेटा है उसको यूनियन में रख देंगे और उसको बार बार यूज करेंगे। अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर पहला एम्प्लॉय 200 में से पहला एम्प्लॉय को यूज किया 5 लाख में से, तो उस सिर्फ पहला एम्प्लॉय के लिए मेमोरी बनाएगा, बाकी को गार्बेज में कलेक्ट करके वो स्टोर करके रखे रहेगा डेटा को। लेकिन जिस समय प्रोग्राम यूज करेगा, जिस समय वो रन टाइम पे प्रोग्राम पे होगा, उस समय एक ही वेरिएबल को एक बार में कॉल कर पाएगा। ये मैं प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि अगर मैं एक से ज्यादा वेरिएबल को कॉल करूंगा तो वो एरर देगा या फिर वो गार्बेज वैल्यू देगा। कैसे देगा गार्बेज वैल्यू, ये भी मैं प्रोग्राम के थ्रू कर दिखाऊंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सिखाया, जिसमें ये सिखाया कि कैसे अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करवाना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ रखना है तो कैसे रखेंगे। अब मैं यूनियन के थ्रू सिखा रहा हूं कि अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स है तो उसको स्टोर करवाना है, लेकिन हमें बहुत मेमोरी को मैनेज करना है। मतलब हमारे पास मेमोरी 2 GB है तो 2 GB मेमोरी में ही सिर्फ डेटा को रखना है, लेकिन 2 GB की कैपेसिटी है कि उसमें सिर्फ 5000 एम्प्लॉय ही रख सकते हैं, लेकिन हमको 5 लाख एम्प्लॉय उसके अंदर रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम यूनियन का यूज करेंगे। यूनियन क्या काम करता है, वो एक बार में सिर्फ जिस एम्प्लॉय का काम होता है, जिस डेटा का काम होता है उसी को सिर्फ यूज करता है। स्ट्रक्चर क्या था कि सारे डेटा को एक साथ रख लेता था और उसके बाद फिर आउटपुट के साथ सारे डेटा को स्टोर करवाकर, आउटपुट तो हमारे ऊपर है, लेकिन जब मैं बताया था कि आउटपुट फंक्शन को नहीं चलाए बिना अभी हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, मेमोरी बन जा रहा था, स्ट्रक्चर में हमारा मेमोरी बन जा रहा था। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होगा। यूनियन में क्या होगा, जिस डेटा का काम होगा उसी के लिए सिर्फ वेरिएबल बनेगी, वही उस समय कॉल होगा। उसके अलावा अगर हम किसी और वेरिएबल को उसके नेम से कॉल करेंगे तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगी, मतलब एरर मिलेगी। गार्बेज वैल्यू भी वन टाइप्स ऑफ एरर है, मतलब कि हमें वो अनडिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ये मैं यूनियन प्रोग्राम से यूज करने के सिखाऊंगा, लेकिन थ्योरी बस इसका इतना था कि यूनियन क्या है। ये तो सबसे पहला याद रखना है कि सिमिलर टू स्ट्रक्चर है, मतलब इसका भी काम वही है जो स्ट्रक्चर का है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करवाना रखते हैं। लेकिन उससे अलग क्या है, तो उससे अलग ये है कि ये मेमोरी मैनेज करेगा। अगर हमें मेमोरी बहुत कम मेमोरी है मेरे पास और ज्यादा डेटा को स्टोर करवाना है तो आप उस प्रोग्राम को यूनियन में लिखेंगे। और दूसरा काम ये क्या है कि मेमोरी मैनेज हो जाएगा तो यूनियन से ये होगा। स्ट्रक्चर में अगर बहुत सारे प्रोग्राम है तो नॉर्मल सा बात है कि कंपाइलर को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा उसको करने में। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को हम लोग अगर यूनियन में लिख देंगे तो यूनियन में वो आउटपुट जो होगा वो हमें फास्ट मिलेगा, क्योंकि उस एक ही वेरिएबल को जैसे वो यूनियन में यूज करेगा, मतलब कि एक ही वेरिएबल उसके मेमोरी में आया हुआ, एक ही में से उसको आउटपुट को सर्च कर देना है। तो यूनियन में अगर कोई प्रोग्राम लिखेंगे उसका आउटपुट फास्ट मिलेगा, और स्ट्रक्चर में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका आउटपुट थोड़ा सा स्लो मिलेगा, थोड़ा स्लो मिलेगा।
तो स्लो फास्ट सी प्लस प्लस में हार्डवेयर पे सारा कुछ काम करते हैं। तो ये स्लो फास्ट कॉम्प्लेक्सिटी तो हम जब बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना यूज करेंगे सी प्लस प्लस के थ्रू, हम जब रॉकेट लॉन्चिंग या उसके आगे हार्डवेयर पे हार्डवेयर ओरिएंटेशन मॉड्यूल सीखेंगे तो उसमें हमें ये स्लो फास्ट जरूरी है। लेकिन अभी वेगनियर के लिए हमको यही जानना है कि यूनियन क्या काम करता है, यूनियन मेमोरी मैनेज करेगा और एक वेरिएबल को एक साथ यूज करेगा। तो अब मैं प्रोग्राम के थ्रू यूनियन को